तो बड़े पैमाने पे ये आज जो है वो जमींदारों के पास है, उन्होंने कब्जाए हुए हैं या भूमाफियाओं ने कब्जाए हुए हैं। महिलाओं को उठा लिया जाता है, उनके साथ रेप होती है, हत्याएं होती हैं, घर झोपड़ियां वगैरह जला दी जाती, पक्के मकान तो होते नहीं है, नक्सली कह के जो है उठा के जो है जेल में ठूस दिया जाता है। कि गांव देहात में जो पुरानी कहानियां किससे चले आ रहे हैं उससे बाहर निकल के आपको इस आरक्षण का सच को समझना चाहिए, जानना चाहिए। मुझे किसी ने धक्का थोड़ा दिया था कि आप जाके सामाजिक काम करो, अपना जीवन न जियो। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो नशेड़ी, तक नशेड़ी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत किसने दी? वो ये भी कह रहा है कि मैं बता दूंगा कि कौन कौन लोग मेरे साथ हैं, मैं सारी बात बता दूं, मुझे नीचे उतार दूं। LIU है, इंटेलिजेंस है, सारी एजेंसियां हैं, वहां स्पेशल सेल है। किसानों का खुद का कहना है कि वो हमारे टेंटों में ताश खेलते रहते हैं बैठ के। RSS का भी अपना एक तंत्र है जिसमें तमाम तरह के, जिसमें मुस्लिम भी है उनका संगठन में। दंगे में कौन मरता है? कोई नेता मरता देखा है क्या आपने? भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, तमाम तरह से जो हमारे महापुरुष हैं उनकी स्टैचुएं तोड़ी जाती हैं, बेदबी की जाती है, आपकी काबिलियत गायब हो जाती है, सब चीजें गायब हो जाती है। बस पता लगना चाहिए व्यक्ति को कि जाति क्या है। ये मेरे माथे पे लिखी हुई है, जब तक जिंदा रहूंगा लिखी रहेगी ये। दलित गुलामी स्वीकार करके पट्टा डलवा के गले में अगर विधायक MP बनना तो 2019 में बन जाता, 2017 में बन जाता। खास मुलाकात। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ है आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और भीम आर्मी सहारनपुर घटना से आप परिचित होंगे। इन पे रासुका लगाया गया था, लंबे समय तक जेल भी रहे। लगातार देश भर में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब में और देश के तमाम भागों में चंद्रशेखर जहां भी एट्रोसिटीज, अन्याय की बात होती है, लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जितना उनके वश में है वो लगातार वो करते हैं। इसके अलावा कई आंदोलनों में, अभी किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं और तमाम गतिविधि में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम बात पे चर्चा करेंगे आज। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत दिन हो गया, अम्बेडकरनामा पे आइए और लोगों को सुनाइए क्या चल रहा है। अम्बेडकरनामा में समय की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना बोलना चाहें बोले। चंद्रशेखर, स्वागत है अम्बेडकरनामा पे। आभार। जय भीम। जय भीम। चलिए हम शुरू करते हैं, पहले किसान आंदोलन से करते हैं, उसके बाद और इशू जाएंगे। आप लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, हम लोग भी उसमें गए हैं, कई बार मुद्दों को उठाते रहे हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी मसला था। लेकिन इस दौरान मैं सोच कर रहा था, कुछ जानकारी मेरे पास जो मिली है उसे मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। जानकारी ये है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, 1972 की बात कर रहा हूँ, जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी ने हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट 1972 बनाया था, जिसके हिसाब से अस्पृश्य अनुसूचित जातियों को 3 या 3.5 किले जमीन एक मिनिमम प्राइस पे दी जानी थी। जी। और कई लोगों ने आवेदन किया था, शायद इसकी जानकारी आपको हो, हरियाणा में भी आप काफी घूमते हैं, कि कई लोगों ने, चूंकि पैसे का अभाव था तो कई किस्त जमा किया, कुछ नहीं किया, कुछ 3 किस्त जमा किया, कोई 4 किस्त जमा किया। अल्टीमेटली वो लैंड, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक नहीं मिली। 50 साल हो गए। इंदिरा गांधी का इंटेंशन सही था कि सब एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और जो भूमिहीन है उनको जमीन बांटी जाए। आखिर जो अनुसूचित जातियों को जो जमीन दी गई थी 3.5 किले मिनिमम प्राइस पे, वो जमीन कहाँ गई, किसके पास? वो भूमाफियाओं के पास है, जमींदारों के पास है, जिन्होंने कुछ पैसे दे के वो जमीन अपने खेमे में ले ली। गांव देहात में अक्सर होता क्या है ना, कि जब कमजोर को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को, उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, शादी में या अचानक परिवार में कोई बीमार हो जाए या बच्चे की फीस देनी हो, तो वो उस तरह से किसी साहूकार से, किसी जमींदार से उधार ले लेता है। उसमें उधारी का एक एवज होता है कि किसके बदले आप चुकाओगे अगर नहीं दे पाए। तो अब पुराने समय में जमीनें इसका एक बड़ा वो थी, क्योंकि रिसोर्सेज तो नहीं थे, कोई ऐसे बंगले कोठिया तो नहीं थी, गाड़ी घोड़े तो नहीं थे। तो अनुसूचित जाति के लोगों के पास तो ये जमीन ही थी या उनके खुद के मकान। तो बड़े पैमाने पे ये आज जो है वो जमींदारों के पास है, उन्होंने कब्जाए हुए हैं या भूमाफियाओं ने कब्जाए हुए हैं। चंद्रशेखर, एक जो द्वंद्व मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी प्रोग्रेसिव जो स्टेप्स होते हैं या आंदोलन होते हैं, उसमें दलित समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं, है ना, हिस्सेदारी करते हैं।
आप भी, हम भी, सब लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। जी लेकिन अभी मेरे पास एक चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री को 2019 में लिखी गई थी, हरियाणा के एक व्यक्ति ने लिखा है, और वो जी चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री को मार्क की हुई, चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, पैसे 32,000 रुपए जमा करा दिए गए। जी ठीक है, लेकिन उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि दलित समाज के लोग हर तरह के आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे तमाम इस तरह के जो भी प्रोग्रेसिव हो, महिलाओं के अधिकार की बात हो, लेकिन जहां दलितों के हक की बात आती है, वहां पे जमींदार, बड़े-बड़े किसान, बड़े-बड़े साहूकार, राज सत्ता, पुलिस, प्रशासन सब एक हो जाता है। ये चरित्र है, ये इस व्यवस्था का चरित्र, जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, मैं जी, कल पंजाब के कुछ लोग मेरे पास मिलने के लिए आए थे। जी, उन्होंने कहा कि एक जंगल टाइप एक जगह थी, जी, रहने लायक नहीं थी, उसमें पेड़ पौधे और तमाम तरह से वो पूरा जंगल बना हुआ था। कुछ लोगों ने उसको रहने के लिए तैयार किया, जी, बड़े पैमाने पे तैयार किया कि आज वो रहने लायक जमीन होगी। जैसे ही वो रहने लायक जमीन हुई, तो जो लुधियाना से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, उनकी नजर उस पर पड़ गई। अब वो लोग वहां लंबे समय से रह रहे हैं, अब सरकार उनको वहां से हटा देना चाहती है, क्योंकि जी, उद्योगपति, और वो जो रहने लायक उन्होंने बना ली, तो इसलिए उद्योगपति चाहते हैं कि यहाँ से वो हटे। वो लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल वो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। और जी, ये जो एक पूरा एक सिनेरियो बना हुआ, एक बड़ा सा नाम हम सुनते हैं हमेशा, नक्सली, हाँ, माओवादी। और हाँ, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार बनाती है नक्सली। जब आदिवासी, बहुसंख्यक आदिवासी समाज के लोग जो प्रकृति, नेचर से प्यार करते हैं, वो जो जंगल में रहते हैं, आज भी उस संस्कृति को, अपनी जो प्रकृति की पूजा की संस्कृति, उसको नहीं छोड़ पाए हैं। तो वो जब रहते हैं, तो वो वहां जो जमीन तैयार करते हैं, फिर उनको तमाम सरकारें, सिस्टम मिलके वो उनसे छीन लेता है। जब वो हुँ, अपनी धरती, जिसको माँ मानते हैं, लड़ने का काम कर, जैसे किसान धरती को अपनी माँ मानते हैं, वो आंदोलन चला रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के जो बिल है वो विरोधी हैं, उस जी, तरह से तो आदिवासी उस धरती को अपनी माँ मानता है, लड़ता है, तो फिर उसको तमाम तरह के अन्याय अत्याचार से रूबरू होना पड़ता है। महिलाओं को उठा लिया जाता है, उनके साथ रेप होती हैं, हत्याएं होती हैं, घर झोपड़ियां वगैरह जला दी जाती, पक्के मकान तो होते नहीं है। कुछ लोगों को जी, मार, लोगों को नक्सली कह के जो है उठा के जो है जेल में ठूस दिया जाता है, कत्ल होते हैं। तो ये व्यवस्था क्यों बनी? इसलिए तो बनी कि जब अन्याय, जोर जुल्म, जबरदस्ती होती है, वो भी कमजोर वर्ग के लोगों पे, तो सारा सिस्टम एकजुट हो जाता है। इसलिए तो आरक्षण व्यवस्था है। प्रोफेसर जी, साहब को ये बात कहनी पड़ेगी। जी, आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर वाला पूरा मामला, पूरे देश में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। और आरक्षण के पीछे जो सोच थी वो यही थी। आज जी, मैं के माध्यम से जनरल समाज के लोगों को भी, और स्पेशली नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि गांव देहात में जो पुरानी कहानियां, किस्से चले आ रहे हैं, उससे बाहर निकल के आपको इस आरक्षण का सच को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आरक्षण है क्या। 2% जो अपराध कर रहा है, और जो न्याय देने की प्रक्रिया में जब वो एक ही विचारधारा के लोग हो जाएंगे, तो हिस्सेदारी, इसीलिए राजकाज की व्यवस्था की गई, जिसको हजारों साल से इतिहास में जो है न्याय नहीं मिला। बाबा साहब को समझ आ रहा था कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनके साथ जो है ना धोखा होगा, इसलिए आरक्षण व्यवस्था पे बात हुई कि वे उनकी हिस्सेदारी हो जाए, उनके लोग भी रहे, तो कम से कम उनके लोग रहने से, उनकी नीयत तो ये थी कि इनके लोग रहने से इनके हकों की बात होगी, इनके लिए नीतियां बनेगी। आज तो जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, वो भी थोड़ा सा जो है आरक्षण का लाभ लेने के बाद वो भी जो है मनु तंत्रवादी हो जाते हैं। तो वो भी जो है ना उस समाज से दूरी बना लेते हैं, उस समाज की पैरोकारी करना बंद कर देते हैं, वो सिस्टम के लोग हो जाते हैं, वो सरकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो समाज के प्रति समर्पित नहीं रहते। तो अगर जनरल समाज के लोग, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, नौजवानों को अगर वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि आरक्षण व्यवस्था है क्या, तो शायद मुझे लगता है कि एक भाईचारा बनने का काम होगा। जो भ्रांति या झूठ जो फैलाएगा आरक्षण के बारे में, शायद वो दूर हो जाने का काम होगा। अगर, अब देखिए, पहली बार आपने सुना होगा ना कि सरेंडर कर रहे हैं अपराधी, पुलिस नहीं पकड़ रही है, सरेंडर कर रहे हैं। हुँ, क्या क्या इतना कमजोर है देश के चंद लोगों के सामने जो है उसने घुटने टेक दिए, हुँ, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। और आपने देखा क्या हुआ है। देखो, मैं जहां तक मैं पंजाब होके आया, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पंजाब के कल्चर को जानता हूँ, दूर से रहने की वजह भी जानता हूँ, यहाँ कल्चर नहीं, फिर भी जानता हूँ कि कोई हुँ, गुरु बेदबी नहीं कर सकता, निरादर नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता। मैं उस परिवार से मिलने गया, वहां जाके देखा, छोटा सा घर है 2 कमरों का, मगर उसने अपने एक घर में लखवीर ने लगाई हुई थी
गुरु नानक देव की तस्वीर, गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर, और भी एक दो धर्मों की तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई थी। ठीक है, वो अब बंदा जो है ना, घर गुरुद्वारे नहीं जाता, वो गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाता था, अपनी बहन से कहता था कि मुझे यही ला के दे देना प्रसाद है, मैं बीड़ी सिगरेट पीता तो मैं अंदर नहीं जाना। तो मैंने वहां जाके मैंने महसूस किया कि जब किसी कमजोर के साथ ही होता है तो फिर सारा सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। तो अगर चंद्रशेखर भी वोटों की गिनती और गुणा भाग की परवाह करेगा तो फिर तो बाबा साहब के आंदोलन से धोखा हो जाएगा। बाबा जाहिर। साहब लड़ रहे थे, तो अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ रहे थे, तो उनके आंदोलन में धोखा हो जाएगा, और अगर मैं भी धोखा करूंगा तो फिर मैं खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा। ये तो मेरा वादा था खुद से इस आंदोलन में आने की वजह के समय। मुझे किसी ने धक्का थोड़ा दिया था कि आप जाके सामाजिक काम करो, अपना जीवन न जियो, ये आंदोलन चलाओ। तो मैं तो अपने अपने मन से हम लोगों ने चयन किया था, तो आज हम धोखा किस मुंह से करें? इसलिए जाहिर। निर्मम हत्या हुई है, उनको सजा मिलनी आता हूँ चाहिए। उस मुद्दे पे आता हूँ, अभी उस हम पे विस्तार से बात करेंगे। ये एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। जी यहाँ सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग कुछ नहीं है, सब जात आरक्षण के दायरे में है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। 10% जब जनरल आरक्षण आ गया तो सारे जातियां आरक्षित वर्ग में, और जो युवा है उसको आप सवर्ण कहिए, आरक्षित सवर्ण। और जो युवा है इट इज ओपन फॉर एवरीवन, मी यू एवरीवन। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। आप अभी पंजाब गए थे, आपने चन्नी साहब को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है, उसमें 3 डिमांड आपने रखा है कि सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और फैमिली को चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए सुरक्षा कारणों से। जी देखिए, जो निहंग है, जो नेता उनके हैं, उनकी तस्वीर कल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि जुलाई में वो मंत्री से मिले हैं, केंद्र सरकार के भाजपा के मंत्री से मिले हैं, और उसके बाद शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि इसमें जरूर कोई साजिश। मिले हैं, किसान के नेता कह रहे हैं कि हमने इनको बुलाया नहीं है, धार्मिक मोर्चा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है? मैं तो अपना स्टेटमेंट वहां दे के आया हूँ पंजाब में, जी। कि उस परिवार से जब मैं मिला तो उनकी तकलीफ ये थी कि हम तो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोग हैं। जी। ये सब कुछ कर सकता है, हम उसको मानते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीता था वो, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहिब की बेइज्जती भी नहीं कर सकता है। पहली हम्म। बात तो एक जिक्र आया कुछ संधू नाम का व्यक्ति, जो इससे उनकी बात होती थी, बेरोजगार आदमी थे, वो मंडी में काम करते थे, तो लगातार उनकी बात हो सकता है उन्होंने उनको कोई लालच दिया हो, या उनसे हम्म। कहा हो। वो आदमी कभी किसान आंदोलन में आए नहीं, उस गांव से नहीं लोग आए किसान आंदोलन में। मुझे हम्म। लोगों ने बताया कि भाई कोई गया नहीं है, और ये तो गया नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो कह के 50 रुपए लेके मंडी का नाम लेके गया है कि मंडी में जा रहा हूँ, और फिर वो वहां से कैसे पहुंचा। और मोर्चे में दो तीन चीजों पे हमें गौर करना पड़ेगा बहुत। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है, सिख धर्म के लोग उसको मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी सम्मान करते हैं। वो जहाँ जिस मतलब वो बहुत इंपोर्टेंट जगह है जहाँ पे उनको रखा गया है, यहाँ जी। पे रखा गया है। ऐसी जगह कोई नया आदमी कैसे जा सकता है? उसको किसने सब। इजाजत दी? और वो आदमी जिसको जानकारी, जिसको आप मानते हैं कि भाई वो नशेड़ी था, और वो सब चीजें आप कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो नशेड़ी था, तो नशेड़ी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत किसने दी? नहीं। वहां सेवा की इजाजत किसने दी? ठीक है ना? तो बहुत बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे हैं। दूसरा, जैसे नियंग, सिख नियंग कह रहे हैं कि भाई उसने बेदबी की। अब जैसे वो तस्वीर वायरल हुई कि वो मुलाकात की उन्होंने, अब वो अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मैं सोच रहा था ना कि अगर हमें सच्चाई की तरफ जाना था, तो अगर लखवीर जिंदा होता तो सच्चाई पता लग जाती। हम्म। मैंने वीडियो सुनी, वो अंतिम समय उसका, वो 10 गुरुओं को याद कर रहा है, गुरबाणी को पढ़ रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना मुझे नीचे उतार दो। आदमी अपने अंत समय में कभी झूठ नहीं बोलता है, जब उसकी मौत उसको दिख रही होगी, नजदीक होती है। वो ये भी कह रहा है कि मैं बता दूंगा कि कौन कौन लोग मेरे साथ हैं, मैं सारी बात बता दूंगा, मुझे नीचे उतार दो। तो मुझे ऐसा लगा ना, एक मत से ये था ही नहीं कि वास्तविकता को जानने का किसी का प्रयास ही नहीं था कि क्या थी वास्तविकता। हम्म। भाई अगर किसी को फांसी की सजा सजा भी होती तो उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती। हम्म। तो अगर आप सिखिज्म को देखोगे, तो गुरु गोविंद सिंह ने उन लोगों को भी माफ किया जिनके पिता से उनके झगड़े रहे हैं, तमाम हत्याएं हुई, सब चीजें, उनके बच्चों को भी उन्होंने माफ कर दिया। तो एक आदमी, वो जब वो कह रहा था, उसकी बात क्यों नहीं सुनवाई? कि सबका ध्यान ये क्यों नहीं था कि भाई एक आदमी को ने
इसके पीछे कौन लोग हैं, इस घटना के और लोग कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्या इसका मूल उद्देश्य क्या था। कोई आदमी पंजाब से चल के यहाँ बेदबी करने तो नहीं आएगा। आप सहारनपुर आके तो मुझे जो है ना कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहना आप वहां से कह लेंगे। अगर आप मुझसे हैं या आपके मन में मुझको लेकर शिकायत है तो ये बात आप वहां से भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वहां से चल के आएंगे छुटमलपुर आकर मेरे घर पे आकर चंद्रशेखर तुमसे ये नाराजगी है। हाँ तो सारे जिसका जो गलत नीयत है वो वहां से भी कर सकता है, किसी को आरोप लगाना है, कुछ गलत कहना है। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। असल उद्देश्य मुझे लगता है कि भिड़ाने का है। पंजाब में, यूपी में इलेक्शन है, किसान लोग बीजेपी के विरुद्ध हैं। दलितों को और किसानों को टारगेट करके पुलिस का जो बयान है कि वो अनुसूचित जाति का, पहली बार हमने सुना कि पुलिस हाँ, बताती कि है ना। मैंने लिखा था उसपे। ऐसा लगता है जैसे सब लोगों ने मिलकर तय करके। अच्छा, एक और चीज इंपोर्टेंट ध्यान दीजिए, एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, सारी एजेंसियां हैं वहां, स्पेशल सेल है। किसानों का खुद का कहना है कि वो हमारे टेंटों में ताश खेलते रहते हैं बैठ के, आम का। ठीक है, तो वो 2-2.5 घंटे वो आदमी अगर इसका हाथ कटा चिल्लाया होगा, पैर कटा चिल्लाया होगा, कैसे उसकी चीख नहीं गई उनके पास तक, कैसे उन्होंने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। मतलब कुल मिला के सब लोग उसको बचाने के फेवर में नहीं थे कि वो जिंदा रहे। जिंदा रहता, जैसे मनीषा का आपको याद होगा, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि मनीषा की जान बच जाए। जब हम यहाँ लेके आने, दिल्ली लाने का प्रयास करते, वो खुद बता देगी। और सर पुलिस कह रही थी कि रेप नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, ये नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई। तो मैं कह रहा था कि इसको इसको ठीक हो जाने दो, ये खुद बता देगी किसने क्या किया, कौन कौन नहीं था, वो तो बोलने लग जाएगी। तो इसलिए किसी का प्रयास नहीं था, पुलिस भी इंतजार कर रही थी कि वो मर जाए और बाद में जाके वो लोग इस तरह की उस पर चीजों पे बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट था, सब लोगों का प्रयास ये था। और जैसे अभी एक दो फोटो मैंने और देखे, आरएसएस का भी अपना एक तंत्र है जिसमें तमाम तरह के, जिसमें मुस्लिम भी हैं उनका संगठन में, उसमें सिख भी हैं, सब लोग हैं। कौन आदमी किस उद्देश्य से कहाँ लगाएगा कि इसको कैसे तय आप कर सकते हैं। ना मैं कर सकता ना आप कर सकते। आप तो जानते हैं ना, चाल, सत्ता का चाल से, सत्ता के लोग कत्ल कराते, दंगे कराते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है। ये प्लांट है, उसमें जांच होनी उसमें चाहिए। मैं इतिहास का छात्र हूँ और घटनाओं का लिंकेजेस जोड़ना हम लोग थोड़ा बहुत सीखे। देखिए, कई घटनाक्रम एक साथ हो रही। जुलाई में निहंग जो सिख हैं और उनके नेता मिलते हैं मिनिस्टर से। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ? दलित किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पे हैं और तमाम ये घटनाएं हो रही एक साथ। तो क्या ऐसा लगता है कि जानबूझ के एक कमजोर व्यक्ति को लाकर और उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन के दरमियान उसको एक तरह से टारगेट किया गया कि ये एकता भंग हो, क्योंकि वहां सीएम सिख है। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं, मैंने कल परसों बात की थी कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं और हम लोग थोड़ा धरना भी करते हैं तो सीआईडी वाले और थाने वाले और तमाम 10 बार पूछते हैं। वहाँ हाई प्रोफाइल जोन है, वहाँ सीबीआई के लोग भी होंगे, आईबी के लोग भी होंगे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग रहे होंगे। तो क्या ये उनका फेलियर नहीं है? क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? सर देखिए ना, ईमानदारी की बात बताता हूँ ना, हम लोग दिल्ली जाते हैं, इतना सुरक्षा तंत्र कमजोर है हमारा, और वो सुरक्षा तंत्र लगाए सरकार उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ उनको काम करना। वैसे तो यहाँ वो जो है दूसरे देशों के एजेंसी का यूज करके मोबाइल का डाटा भी निकलवा लेते हैं सरकार के हाँ, लोग, हैं पेगासस। दूसरों निजता को भी हैं। तो यहाँ इतना बड़ा, वो 2 घंटे क्या, कौन कैसे सो रहे थे, मैं कैसे मानूं कि सो रहे थे। आप जानबूझ के आंख बंद करके लेते थे कि होने दीजिए, फिर इस पे हमें वो काम करना जो सरकार चाहती। एक तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना, सब चीजें ठीक है, तकलीफ तो हुई है ना सिस्टम को। मैं तो, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह पा रहे हैं। जिन लोगों को इस देश में 50 संविधान से पहले बहुत कुछ आजादी नहीं थी, आज वो लोग चीफ मिनिस्टर बन रहे, तो तकलीफ तो हो रही है सिस्टम को। अच्छा, एक और चीज आप अगर इसे नोटिस करेंगे ना, मैं होके आया, मैं देख के आया, लेकिन मेरी जो समझ में आया, मैंने उनको भी पत्र लिखा, आपने जिक्र किया, मैंने, मुख्यमंत्री हैं वो, दलित समाज से आते हैं, अभिभावक हैं पूरे पंजाब के, कोई जवाब नहीं आया, नो सिंगल कमेंट। आप नहीं जा पा रहे हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्रशासन के जरिए तो आप उनकी मदद करा सकते हैं, उनके जीवन करा सकते हैं। आज वो परिवार चाहता है कि कलंक उनके ऊपर से धुले, वो चाहते हैं जांच हो, क्योंकि वो कहते हैं उनकी 3 बच्चियां हैं, उनकी बहन की 1 बच्ची है। हम पूरी जिंदगी ये रहेगा
कि भाई ये वो परिवार है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी। उनको इस बात से तकलीफ है। वो चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी। हम भी चाहते हैं कि जांच हो। और कमजोर पे तो सबका बस चलता है ना। दंगे में कौन मरता है? कोई नेता मरता देखा है क्या आपने? नहीं। वही तो मरता है ना जिसका कोई दोष नहीं होता है। सब चीजें तो ये क्लियर है। आज ये मैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। अभी तो हम्म, आपने वहां का, क्योंकि घटना हरियाणा में हुई, तो मैं उनके उस मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि भाई आप पैरवी कर दो, आप मुआवजा दे दो, आप उस परिवार की सुरक्षा करा दो। आपके यहाँ घटना हुई है, आप जांच के लिए सीबीआई से कह दो। मैं उनको भी हम्म, पत्र लिख के देख कि जो चुनाव से पहले हमारे पैर धोने वाले लोग हैं दलितों के, मैं आज हम्म, यूपी वाला का चरित्र दिखाता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उनका चरित्र दिखाया। हमारे लोग हैं ना, ये जो धर्मांध हुए हुए हैं, इनको पता लगना चाहिए कि हम्म, बाबा साहब क्यों कहते थे इनकी स्वतंत्र राजनीति खड़ी हो। वो इस हम्म, बात है। हम्म, इसलिए मैंने कांग्रेस का क्षेत्र में जाके कांग्रेस का चरित्र दिखाया कि देखिए, उनको अपने नफा नुकसान की परवाह है, वो नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको बीजेपी का चरित्र दिखाऊंगा। आज मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री, फिर मैं आपको इस देश के प्रधानमंत्री का चाल चरित्र दिखाऊंगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर मैं एक और पार्टी है उसका भी चाल चरित्र आपको दिखाऊंगा। मैं उनको भी हम्म, लेटर लिख, आप आइए, अब इनके बस का हम्म, नहीं हो रहा। आप आते हैं सब जगह, आप सबकी बातें करते हैं। लखीमपुर खीरी पे भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं हम्म, किसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि मोहरों की पोल खुलनी चाहिए, मुखौटों की पोल खुलनी चाहिए। और वास्तविक लोगों पे जनता, हमारे समाज को, बहुजन समाज को वास्तविक लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, हम पे ये अधिकार भी ना बचे जिनके भरोसे आज हम लड़ पा रहे हैं। चंद्रशेखर, आप गए थे लखवीर के गांव, और हम लोग समझते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी एक होता है कि 30 साल में आदमी जाके ऐसे जाके बेअदबी नहीं, उसके पहले उसका कोई इस तरह का रिकॉर्ड है कि कोई थाने में कंप्लेन हो, कोई बदमाशी किया हो, छेड़छाड़ किया हो, मारपीट किया हो, गांव में बेअदबी किया हो, कुछ इसके पहले कोई ट्रेस है? हाँ, ट्रेस है उसका थोड़ा सा। हम्म। क्या आपने कभी किस? देखा है किसी कमजोर को गांव में अपने ऊपर अन्य अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते? ना। तो गांव सर्कल से आते हैं ना उसका। मैं वही आपका ध्यान उधर ले जा रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं। जहां इतनी तानाशाही हो, वहां एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति कैसे बोल सकता है? कोई, नो वन सिंगल कंप्लेन ओवर देयर। हम्म, उसके खिलाफ कोई सिंगल कंप्लेन आज तक की नहीं है कि उसने किस तरह कोई काम किया, किसी को सताया, कोई गलत चीज की हो, हम्म, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई नहीं। और सब क्या, किस धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग? धर्म क्या हम्म, होता है? धर्म इंसानों के लिए होता है। हम्म, इंसान का ही होता है। धर्म तो जोड़ता है, धर्म तो राह हम्म, दिखाता जाहिर। है। तो धर्म धर्म कत्ल करने की इजाजत कहाँ देता है धर्म? और जो देता है उसको उसको कितने लोग स्वीकार करेंगे? हमें तो, मैंने कही मीडिया से, वहां मेन स्ट्रीम मीडिया से, कि क्या जिस तरह का कल्चर था सिखिज्म का गुरुद्वारे में, कोई भी आदमी आके, हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुद्वारे में जैसे ये एक मामला हुआ था गाजियाबाद में कि एक मुस्लिम लड़का घुस गया था मंदिर में, तो उसके साथ मारपीट हुई थी। हम्म, तब ये हम्म, गुरुद्वारे के गेट खुले में, कोई आ जाओ। अब हम्म, डर ये लगता है कि किसी को, जैसे आपसे, आपको मुझसे रंजिश है, और आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो कि चंद्रशेखर वहां गए गुरुद्वारा मत्था टेकने, उन्होंने तो गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती की। हाँ। कोई रिपोर्ट नहीं तो कोई मेरा कत्ल कर देगा। मैं कहाँ से प्रूफ करूंगा कि भाई मैंने बेइज्जती नहीं की? मैं को दिल चीर के दिखाना, हनुमान तो नहीं हूँ कि भाई हम्म, दिल रुको, देखो मैं दिल चीर के दिखा, नहीं मैंने नहीं की है। हम तो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम तो महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, गुरुओं संतों को मानने वाले लोग हैं। तो सदगुरु रविदास जी महाराज की बाणियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। हम किस तरह से इस तरह का वो कर सकते हैं? हम तो वो लोग हैं जिनको सालों, हजारों सालों से घुसने नहीं दिया गया था। अभी भी हमारे लोगों ने उड़ीसा में तोड़ के वो घुसे कर्नाटक में। तो मैं, मुझे उन्होंने कहा कि भैया हमने कर दिखाया। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें कहा कि मंदिरों से जान रास्ते नहीं खुलेंगे। रास्ते खुलेंगे जब आप यूनिवर्सिटियों में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, आप विधानसभा लोकसभा में जाओगे, तब आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो मैंने कहा आपको क्यों महसूस हुआ? कह रहे कि जब से आजाद हुआ उससे पहले तक भी इसमें दलित समाज के लोग नहीं घुस सकते थे। हमें ये अंदर से वो थी कि समानता के अधिकार अब तो संविधान में, फिर क्यों नहीं जा सकते हैं? हम जाए या न जाए अलग बात है, लेकिन हम जा सकते हैं, ये हमें देखना था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया। डेमोक्रेटिक राइट। हाँ, कहा कि बाबा साहब भी तो गए थे काला राम मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा साहब बस ये बताने के लिए गए थे कि हमें समानता का अधिकार है। बाकी हमारे रास्ते कहाँ से खुलने, ये मैंने कहा बाबा साहब बता के गए।
तो उन्होंने कहा ठीक, हम इस पे सहमत हैं, अब हम वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने ये बता दिया कि हम कमजोर नहीं रहे। अब संविधान से हमें ताकत मिली है, उस ताकत के राइट। जरिए हम लोग प्रयोग करेंगे राइट्स का। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटियां हैं, कर्तव्य हैं और फंडामेंटल राइट्स, उनका प्रयोग करना हम जान रहे हैं। संविधान को हम इसकी ताकत को समझ रहे हैं। तो अगर वहां कुछ हुआ भी था या किसी ने कोई अपराध भी किया था, तो उसके लिए सर संविधान है ना, उसके लिए आईपीसी है, कोर्ट है। हमारे यहाँ आपकी स्टैचू रोज तोड़ी जाती है। सदगुरु रविदास महाराज के, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, तमाम तरह से जो हमारे महापुरुष हैं उनकी स्टैचुएं तोड़ी जाती हैं, बेदबी की जाती है। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से आज भगवान वाल्मीकि महाराज के का पावन प्रकट उत्सव, उसकी बधाई भी सभी को दे देता हूँ। लेकिन जी। क्या अगर हर व्यक्ति अपने धर्म के बचाव में इस तरह से हथियार उठा लेगा तो क्या माहौल हो जाएगा देश का। तालिबानी होगा। तो ये भी समझने की बात है ना कि भाई, अगर किसी भी ग्रंथ को या किसी भी भगवान को हमारे जैसे सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, तो फिर कैसे चलेगा बताइए। एक बात और चंद्रशेखर, अभी जी गोरखपुर में वो मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने महाराज को, जी अखिलेश यादव गए वहां 20 लाख रुपया देकर, फोटो बहुत वायरल हुआ। मुख्यमंत्री ने वहां पे एक सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए दिया। लखवीर वाले मामले में बहन जी ने ट्वीट किया कि 50 लाख मिलने चाहिए, आपने लिखा 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। तो जब बड़े लोग के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो सरकार, नेता सब पहुंच जाते हैं पैसा लेके, लेकिन जब छोटे लोग, मतलब जो कमजोर लोग हैं, उनके साथ एक घटना हुई, अभी तक कोई बाहर निकल के आया नहीं। पार्टी फंड से ही 10 लाख दे देता कम से कम। जोड़ने के लिए हूँ, तो इतना ही कहूंगा। 15 तारीख को मैंने ये किया था ट्वीट शाम में। जी। तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जैसे उठा, मुझे पता लगा, तो मैंने ट्वीट किया 15 तारीख को। 16 तारीख को हमने वहां टीमें भेजी कि जाइए। मैंने अनाउंस कर दिया 15 तारीख की रात को ही कि टीम जाएगी, एक सिंगू बॉर्डर जाएगी और एक जाएगी लखनऊ। दोनों जगह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 16 तारीख को, 17 तारीख को हमें देगी। ये हमारा फाइनल। 17 तारीख को मेरी मेरठ में रैली भी थी। उसके बाद हमारी जो जिन जिन नेता के संरक्षण में हमने पहले काम किया, उन्होंने 16 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया, 15 तारीख को पूरा गुना भाग करके उन्होंने देख लिया कि अब करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर अब लड़ने के लिए आ गया है। तो कोई भी कहे चंद्रशेखर से निपटेगा, हम तो बाद के लोग हैं, हमने तो उसके उसके बाद किया भाई, चलो ठीक है। बाकी लोग तो इतनी नहीं जुटा पाए, ना कोई जा पाया। ये इस देश में जाति का बड़ा मामला है। अगर वही प्रकाश का होता तो शायद बहुत सारे लोग चले जाते, नहीं जाते तो पिछले दरवाजे कर देते, किसी को भेज के मदद कर देते, लेकिन नहीं जा पाए। फिर 17 तारीख को रैली खत्म करते मेरठ से मैं तुरंत निकल गया था सीधे। रात में स्टे किया, लेट होने के बाद 1 बजे, फिर सुबह चला और 7:15 बजे चलने के बाद जो है 12 बजे उनके घर पहुंचे, फिर वापस लौटे लुधियाना। बीमार भी हो गया तो अब यहाँ पहुंचा, फिर कल जौनपुर में रैली, अब जौनपुर जा रहा हूँ। लेकिन इस कड़ी में चीज अगर नोटिस करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ट्वीट डिलीट भी हुए हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? नेता जो होता है ना, समाज का नेता, वो समाज को तरक्की की राह पे लेके जाता है। अगर मैं आज दलितों के साथ न्याय नहीं कर रहा, उनके साथ नहीं खड़ा रहा, कल किसी और व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, कैसे खड़ा हो जाऊंगा जब मेरा न्याय का नहीं है। जब मैं अपने व्यक्ति की आस पे, अपने व्यक्ति की हत्या पे चुप रह सकता हूँ, तो किसी और की पे चुप हो सकता हूँ। यही तो नफा नुकसान, 35 गुना भाग, यही तो है कि भाई नुकसान हो जाए तो कोई 10 लाख नहीं देगा। ये हमारे माथे पे लिखा हुआ है ना यहाँ, दलित। इसके ये लिख जाने के बाद ना, हमारा कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा इस देश के प्रति त्याग सब जीरो हो जाता है। हमारा समर्पण, हमारा त्याग सब जीरो हो जाता है। आपकी काबिलियत गायब हो जाती है, सब चीजें गायब हो जाती है। बस पता लगना चाहिए व्यक्ति को कि जाति क्या है। ये मेरे माथे पे लिखी हुई है, जब तक जिंदा रहूंगा लिखी रहेगी ये दलित। मरने के बाद भी रहती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता लगेगा ना क्या हुआ उसके बाद। जब तक जिंदा, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मरने के बाद मेरी कोई इस तरह का कोई जो इस विचारधारा के विरोध में कोई मेरी हत्या कर देगा या हत्या करके डाल देगा, मेरे शव को कोई चील कौवे खाएंगे या कोई जानवर, कुत्ता भेड़िया कोई निकल जाएगा, कोई जानवर और निकल जाएगा, मुझे नहीं पता है मरने के बाद क्या होगा। लेकिन जिंदा रहते मुझे पता है कि चंद्रशेखर सबसे ज्यादा काबिल हो सकता है। वो बहुत मेहनत करता है, वो टाइम्स मैगजीन में अपना उसका नाम आ सकता है वहां, लेकिन वो इस देश में
तो देश के अंदर अकेला व्यक्ति हो सकता है इसका नाम आएगा कि भाई वो उभरता हुआ नेता, लेकिन इस देश में उसकी जाति की वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कहते हैं दलितों के नेता, तो अंदर से झुलाहट होती है। फिर लगता है कि ठीक है, हाँ तुम नेता तो कह रहे हो, कल एक समय आएगा कि हम अपनी प्रतिभा, अपने जो इस देश के प्रति हमारा समर्पण है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा मैं प्रथम और अंत्य भारतीय हूँ। आज मुझे बाबा साहब की वो लाइन याद आती है, प्रोफेसर साहब आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन जिस दिन दलितों के हित में और देश के हित में टकराव होगा तो मैं दलितों की तरफ खड़ा रहूंगा। क्यों कहा बाबा साहब ने? क्यों उनको लगता था कि इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, जब इनके हितों के टकराव होगा तो तब तमाम लोगों को ताले लग जाएंगे, उनका उनका सामाजिक चरित्र, उनका सब चीजें रुक जाएंगी, थम जाएगी, एक शून्य हो जाएगा, तब अंबेडकर खड़ा रहेगा। तब ये बाबा साहब को लगता था, उन्होंने बात कही थी। आज भी ये बात आपके साथ कि लखवीर को किस तरह मारा गया, उसका हाथ काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया, उसको लटका के रखा गया। उसका पिता कह रहा है अगर उसने वेद भी उसको 10 थप्पड़ मार देते, जिंदगी तो बकस देते। तुम पैदा नहीं कर सकते हो, तुम्हें जान लेने का अधिकार किसने दिया? उसके शव के साथ क्या हुआ आपने, आपको पता है? उसका चेहरा नहीं दिखाया गया किसी को, उसके परिवार के व्यक्ति को। जब उसका उसका अंतिम संस्कार हुआ तो वो बल्ब जल बंद कर दिया गया। आज कुछ कुछ लोगों ने कहा उसके घर जाके अंतिम अरदास नहीं होने देने के, तो मैंने कहा कि पाजी हमारी पूरी टीम रहेगी बाबा, आप चिंता मत करना, ये आपके बेटे की जबान है, हम देखेंगे कौन रोकेगा। लोकतंत्र है यहाँ। तो कभी आपने सुना किसी रेपिस्ट के साथ ऐसा हुआ, किसी धर्म जाति मजहब के रक्षकों ने आगे कर दिया हो कि नहीं इसने बच्चे के साथ गलत किया, इसको काट दो, ये कर दो, वो कर दो? किसी के घर जलाने वाले के साथ ऐसा हुआ हो, नाबालिग बच्चियों को बेइज्जत करने वाले के साथ ऐसा हुआ हो, उन बाबाओं के साथ ऐसा हुआ जिनको जो अपने आप को भगवान समझते थे वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, कोई खड़ा हुआ हो? नहीं। अगर आपको पता लग गया कमजोर है, तब आपका बलवान जोश जो है ना वो जाग जाता है, उसमें आपका घमंड, फिर उसमें आपको ये एक एक किताब है, अभी मैंने हिंदी अनुवाद किया है, अरुंधति रॉय की किताब है, एक था डॉक्टर एंड द सेंट। उसका अनुवाद हमने किया था, एक था डॉक्टर एकता संत। उसमें एक बेहतरीन लाइन उन्होंने लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक जब दलित का वध होता है, हत्या होता है, तो हत्या नहीं अनुष्ठानिक वध होता है। अनुष्ठान में जैसे बलि चढ़ाया जाता है, अंग भंग किया जाता है, नंगा करके घुमाया जाता है, विवश किया जाता है। और इसकी वजह यह है कि उस घटना के जरिए पूरे समाज को आतंकित करने का प्रयास होता मैंने पढ़ी है है। बड़ा हाँ, संत और एक था डॉक्टर। डॉक्टर एक संत। हाँ, एक था डॉक्टर तो संत मैंने पढ़ी है। अच्छा, हाँ, चलिए। पढ़ी है और मैं समझता हूँ ये अब ये बिल्कुल तथ्यात्मक है। ये वो देश है जहाँ आज भी मेंढक मेंढकी की शादी करा के तय किया जाता है कि बारिश हो जाएगी, और तय किया जाता है कि वो मेंढक मेंढकी का कि बारिश रुक जाएगी। ये वो देश जहाँ मतलब तमाम तरह से पाखंडवाद हावी है। कोरोना माई का मंदिर बन गया, उसकी पूजा अनुष्ठान शुरू हो गया। तो ये आप समझिए ना, तार्किक क्या है, वैज्ञानिक क्या है, बात क्यों नहीं करना चाहते हम लोग वैज्ञानिक इश्यूज पे? हम तर्क संगत विज्ञान पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम डरते हैं, हम डरते हैं कि जिसको हमने हजारों साल से दबाया, ये कल हमसे अवसर मिलने पे, इनको मौका मिलने पे आगे बढ़ जाएगा और हमें इसके डाउन इसके साथ काम करना पड़ेगा, तो जाति घमंड टूट जाएगा। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल चंद्रशेखर। कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को अब नेता बनना है, राजनीति करना है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना है, इसलिए ये सब पूरा भाग दौड़ कर रहे हैं। सामाजिक काम करना होता तो भीम आर्मी कर ही रही थी, सामाजिक जागरण तो चल ही रहा था। तो आप पे बहुत आरोप लगते हैं कि वो नेतागिरी करना है, पॉलिटिक्स करना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, इसलिए सब कर रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, नेता वेता नहीं बनना है, विधायक एमपी, प्राइम मिनिस्टर बनना है या बनाना है सर। हाँ, ये बात भी तो कॉन्फिडेंस छोटा, होना चाहिए। यस। आप ये समझिए ना, मेरे ऊपर जो आरोप लगा ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप विधायक हैं, आप एमपी हैं, आप किसी पार्टी के नेता, आप पे तो मुझसे ज्यादा संसाधन है ना। मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर। आप मुझसे ज्यादा काम क्यों नहीं करते हो? आप मुझसे पहले चले जाओ ना, जान दाव पे लगाओ तो सही। और भीम आर्मी तो कर रही थी, लेकिन जब भीम आर्मी के लोग साथ अन्याय अत्याचार होता, कौन वो करता है? ये तो लोग चाहते हैं कि बलि चढ़ जाए। भाई, जैसी सरकार मेरे खिलाफ गई है हाई कोर्ट में बेल रिजेक्शन के लिए, मैं लड़ते लड़ जाऊं, लेकिन मैं जो बदलाव चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों की जिंदगी में, वो ना कर पाऊं। इसकी तकलीफ, ये ऐसे गुलाम बने 70 साल से सारी पार्टियां हैं, मैं आज सबकी बात कर रहा हूं।
मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं बसपा की बात कर रहा हूँ, समाजवादी की, अब आम आदमी पार्टी, आप बताओ कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है। हम्म। सब क्या बताइए, सामाजिक परिवर्तन के लिए किसने काम किया? जाति के खिलाफ किसने काम किया? गरीबी हटाने के लिए गरीबी हटाने के खिलाफ किसने काम किया? अगर किया होता तो चंद्रशेखर की जरूरत क्या क्यों पड़ती? हाँ। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि ये लोग जाके काम करें। और मैं तो कह रहा हूँ, चलो मैं सबसे पहले चला गया, लखीमपुर पुरी भी चला गया, यहाँ भी चला गया, जामा मस्जिद भी चला गया, गुरु रविदास घर भी चला गया, सब जगह चला गया। हम्म। आप भी जाते हैं, हाँ सही बात है। आप पे तो साधन है, सब चीजें हैं, आपको तो एक प्रोटोकॉल मिलेगा, विधायक एमपी भी हैं। और मैं अपने दिल की बात बताऊं ना, प्रोफेसर साहब अगर विधायक एमपी बनना था ना, तो कोई सी पार्टी से बन जाता। जिस पार्टी और ये तो है। विचारधारा पे गुलामी स्वीकार करके पट्टा डलवा के गले में, अगर विधायक एमपी बनना तो 2019 में बन जाता, 2017 में बन जाता। ठीक है, विधायक एमपी बनना लक्ष्य नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का ओरिजिनल खून हूँ, ये मिशन चलाना है। अगर आज हम नहीं चला रहे तो आप बताइए बहुजन आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा है? बताइए, हम्म। आप एक पार्टी का नाम बता दीजिए, चलिए। आप तो हम्म। विद्वान हैं, पूरे देश पर नजर रखते हैं, आप बताइए कौन चला रहा है? बीएसपी भी चला रही है, तो सब जनता सर्जन सुख आयोग होगी। जो बहुजन आंदोलन, वंचित वर्ग का आंदोलन, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? एक दल बता दीजिए आप। कुछ नहीं है। सोशल पूरे मीडिया, वर्ग सोशल यहाँ पे मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं। सोशल हाँ, एक्टिविस्ट सोशल मीडिया। तो बता दीजिए। तो जब इस देश में सभी विचारधाराओं के दल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब की विचारधारा का दल क्यों ना हो? रामस्वरूप मामना रामस्वरूप जी की विचारधारा का दल क्यों ना, रामस्वरूप वर्मा जी की विचारधारा का दल क्यों ना हो? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर ठाकरे की विचारधारा का दल क्यों ना हो? पेरियर रामास्वामी नायकर की विचारधारा का दल क्यों ना हो? संत गाडगे में जी महाराज, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इनकी विचारधारा का दल क्यों ना हो? कोई है तो आप मुझे बता दो, मैं भी उनसे हम्म। बात कर लेता। तो मैं तो वो कर रहा हूँ जो होना चाहिए। और अगर ये राजनीति, तो सब करो ना भाई, पूरे बवाल है, पूरे फोर्स फोर्स लगी। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा तो मन था कि आज मैं वहां जाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे जौनपुर जाना है, बहुत लंबा सफर है मेरा, फ्लाइट का जाने का वो बना हुआ है बनारस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, कोई और दल के लोग चले जाएं। हम्म। तो भीम आर्मी तो आज भी अपना काम कर रही है, कल भी कर रही थी और आगे भी करेगी। भीम आर्मी तो एक विचारधारा जो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हम्म। आजाद अब अपने हाथ में भीम आर्मी के लोग जो हैं, जो भीम आर्मी चल के आजाद समाज पार्टी में स्टेब्लिश हो रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जो ताकत चाहते हैं परिवर्तन के लिए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कोई नहीं बदलेगा उनकी जिंदगी। आज बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बताओ क्या हजारों लोग, प्रोफेसर साहब यहाँ बिना छत के नहीं रहते थे। तमाम तरह से यहाँ खाना बर्बाद होता है, शादियों में, बड़े बड़े आयोजनों में, बताओ कितने लोग आज भी भूखे रहते हैं, नहीं रहते हैं। हम्म। यहाँ तमाम तरह की मील लगी हुई है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े शोरूम, बताओ आज भी कितने लोग ऐसे जिनके तनों पे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो ये जो गैर बराबरी है, ये जो समानता होनी चाहिए थी, ये जो नहीं है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि समानता हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब चीजों की समानता हो। तो हम तो, जो हमें समझ आई, हम हमें मैं तो ये समझता हूँ हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे महापुरुषों का, उसको हमें चुकाना है। तो मेरी तरह 100 मुकदमे लगा, कोई राजनीति करे तो सही, पूछे तो सही, किसी किसी सोने के चम्मच से, जो लोग सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, या मुख्यमंत्री जी के परिवार से, या प्रधानमंत्री के परिवार से, किस नेता के परिवार, किससे, कहिए तो सही। एक मुकदमा झेल के 16 महीने जेल काट के देखे, तो कहा प्रोफेसर साहब, माँ हाथ रोक लेती है, पड़ोसी के भी यहाँ पे झगड़ा हो ना, बचाने के लिए कोई जाए तो हाथ रोक लेती है। दूसरे की लड़ाई में तो, अपनी लड़ाई तो हर आदमी लड़ सकता है, तो ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैंने आपसे पहले भी कहा आपके इंटरव्यू में, कल कौन सी गोली मेरा इंतजार कर रही है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि कल कौन सी तलवार, चाकू, भाला, मैं जिस तरह जाता हूँ बिना सुरक्षा के, सब चीजें कौन इंतजार कर रहा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे पता है कि आज क्या, तो कल कोई किसी नौजवान पे भरोसा नहीं करेगा, कल कोई किसी नए आदमी पे भरोसा नहीं करेगा, ये सोच के वो करता रहेगा कि भाई ये आदमी भी धोखा दे देगा। तो मैं उस भरोसे को बनाने के लिए, कि नकारा ना जाए हम नौजवानों को इस देश में, राजनीति से भी, सभी फील्डों से, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ड्यूटी अदा कर रहे हैं। चलिए, आपको शुभकामनाएं, और अपनी सेहत सुरक्षा सबका ध्यान रखिए, और काम कर, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, समाज को जिंदा रखना ये ज्यादा जरूरी है। चुनाव तो 5 साल में आता है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक काम रोज होता है। बिल्कुल जरूरी है, और ये करना पड़ेगा प्रोफेसर साहब, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, मैं वहां दिया जला दूं जहां अंधेरा है। तो जिनके चलिए, जीवन शुक्रिया सर। है, उनके और जीवन में उजाला करने के लिए हम लोग हैं। अम्बेडकरनामा एक छोटी सी कोशिश है समाज को जागृत करने का, वास्तविक चीजों से रूबरू कराने का, और जिसमें तमाम आप और जानते हैं किस तरह। जी।
देखने को मिला नामा से। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी टीम का शुक्रिया, आभार। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ये चंद्रशेखर का बेबाक इंटरव्यू खुल के इन्होंने सब बातें रखी हैं कि सारी पार्टियों और नेताओं का दलितों के प्रति क्या रुख है, सबकी पोल खोल करूंगा। दूसरी बात, लखबीर के खिलाफ पहले कोई भी शिकायत ऐसी नहीं रही है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो एक बेअदबी करता है उसके पहले भी इस तरह की कुछ उनके सिम्टम्स होने चाहिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।